हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर थर्ड की। जो सीक्वेंस में अगर हम चलें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं जिसमें हमने हैलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट कर दिया है, एल्कोहल फिनोल ईथर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है, और तीसरा जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो पिछले जो दो चैप्टर्स थे जिनके जो लेक्चर्स आ गए हैं उनको आप देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है, क्योंकि वहाँ से आपको एक पेस मिल जाएगा, कंटिन्यूटी मिलेगी, और मैंने कोशिश की है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, क्योंकि क्योंकि एक क्वेश्चन का असाइनमेंट था, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फिर वो एक पूरा प्रॉपर लेक्चर हो जाता है क्लासरूम वाला। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया भी है, और उम्मीद करता हूँ कि वो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो देखो भाई, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को थोड़ा सा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन जो है, एल्डिहाइड होता क्या है बेसिकली, तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है कुछ इस तरीके से, जिसको आप अगर ऐसा बना देते हैं तो ये एक एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, और अगर आप कीटोन का क्रियात्मक समूह बनाते हैं तो मैं उसको यहां बना देता हूं। कीटोन के क्रियात्मक समूह में भी सीओ तो रहेगा ही रहेगा, जिसको कार्बोनिल बोलते हैं, लेकिन ये जो कार्बोनिल की जो दो फ्री वैलेंसी हैं, अगर इन दोनों फ्री वैलेंसी पे, अगर इन दोनों संयोजकताओं पे दोनों तरफ एल्किल समूह लग जाएं, ठीक है, हो सकता है दोनों तरफ एक जैसे एल्किल समूह, हो सकता है किसी एक तरफ आपको अलग एल्किल समूह भी नजर आ जाए, तो इसको इसको हम कीटोन कहते हैं। ये हमारे पास में कीटोन होता है। और एल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल तो होगा ही होगा, जैसे यहां पर सीओ आपको नजर आ रहा है, तो ये सीओ और ये वाला जो सीओ, ये तो कॉमन है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। लेकिन एल्डिहाइड कब बनेगा, जब आप एक वैलेंसी पे परमानेंटली आपके पास में क्या रहेगा, हाइड्रोजन। दूसरी वैलेंसी पे आप हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, और या फिर कोई एल्किल समूह हो सकता है। तो जनरली इसको सी ओ एच, मतलब अगर मैं संक्षिप्त रूप में लिखूं तो इसको सी एच ओ लिखते हैं। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। और कीटोन को संयुक्त रूप से लिखना चाहूं तो मैं सीओ लिख सकता हूं, कार्बन के ऊपर दो फ्री वैलेंसी इस तरीके से दिखा सकता हूं। तो जो भी चेंज होगा ना वो इन दोनों फ्री वैलेंसी पे होगा। एल्डिहाइड में जो भी चेंज होगा वो इस एक फ्री वैलेंसी पे होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसकी अगर हम लोग बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। तो कार्बोनिल तो यहां पर भी है, लेकिन इसके साथ में यहां पर ओ एच लगा रहेगा परमानेंटली। ठीक है, इस ओ एच की अपनी अलग अभिक्रियाएं होती हैं, ये जो सीओ ग्रुप है इसकी अपनी अलग अभिक्रियाएं होती हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जो है वो पैरेलल भी पढ़ा जाता है, एक साथ भी पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब डिटेल लेक्चर बात करते हैं क्लासरूम के अंदर, थ्योरेटिकल पोर्शन की जब बात करते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन को हम पैरेलल भी लेकर के चलते हैं, और एसिड को हम सेपरेट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन की मुख्य अभिक्रिया कौन सी है। तो भाई एल्डिहाइड और कीटोन की जो मुख्य अभिक्रिया है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, होती कैसे मैं बता देता हूं आपको। देखो एल्डिहाइड और कीटोन जो है दोनों में कॉमन चीज ये है, एक नए पेज पे इसको समझते हैं हम लोग। एल्डिहाइड और कीटोन की हम लोग अगर बात करें तो कहानी कुछ ऐसी दिखती है, क्योंकि यहां पर कार्बोनिल है, और कार्बोनिल जो है भाई आपको कुछ ऐसा नजर आता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर आपके पास में दोनों तरफ, मैंने एक तरफ आपके पास अगर एल्डिहाइड है तो एच होगा, और अगर कीटोन है तो दोनों तरफ क्या आता है, कीटोन अगर है आपके पास में तो दोनों तरफ आपके पास में एल्किल समूह होगा। अब समझिए भाई, ये दोनों के दोनों जो हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो कार्बोनिल में जो कार्बन होता है उसके ऊपर आंशिक धनावेश होता है, और ऑक्सीजन पे होता है आंशिक ऋणावेश। ऐसे ही यहां पर भी कार्बोनिल के कार्बन पे आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, क्योंकि यहाँ कार्बन जो है वो एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर इन दोनों में से किसी के भी संपर्क में कोई नाभिक्स नहीं आ जाता, नाभिक्स नहीं का मतलब यह है कि भाई ऐसी कोई स्पीसीज जिसके ऊपर ऋणावेश हो या फिर लोन पेयर हो, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो, तो वो नाभिक्स नहीं जो है उसका आक्रमण होता है इस कार्बोनिल के कार्बन पे। इसी तरीके से यहां पर भी अटैक कर देगा कार्बोनिल के कार्बन पे, और जब अटैक होगा तो ये डबल बॉन्ड जो है ना ये किस पे शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पे, और यहां पर भी कुछ इस तरीके से।
तो ये जो अभिक्रिया है इसके पहले पद में अगर एल्डिहाइड और कीटोन अगर रिएक्शन शो कर रहे हैं तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अगर आक्रमण हो रहा है तो वो नाभिक स्नेही का हो रहा है, और ये पहले पद में ही ऐसा हो जाता है मोस्टली। ठीक है, तो नाभिक स्नेही आक्रमण होने की वजह से इसको कहा जाता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भाई नाभिक स्नेही जो है वो अटैक स्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, वो बात हम डिटेल में कभी करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया शो करते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल जो है हमारे पास में वो है एल्डोल संघनन नहीं दर्शाने वाला यौगिक है। तो ये इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल संघनन जो है वो कौन सा एल्डिहाइड नहीं दर्शाएगा, तो एल्डोल संघनन जो है वो कौन नहीं दर्शाता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो एल्डोल की कंडीशंस क्या है, तो भाई एल्डोल को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वहां पर, लेकिन यहां आप ध्यान रखें एल्डोल अभिक्रिया जो है ना ये केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करते हैं, इसको एल्डोल संघनन बोलते हैं। केवल अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन द्वारा प्रदर्शित होती है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। आप कैसे देखेंगे कि भाई किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो मैं उदाहरण से बात करता हूं। देखो जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास में ये एक एल्डिहाइड है 2 कार्बन का, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो देखो कार्बोनिल जो है ना ये क्रियात्मक समूह जो है इसके कार्बन को आप 0 कार्बन बोल दें, यहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है, और 0 कार्बन से कनेक्टेड जितने भी कार्बन होंगे वो अल्फा होंगे। तो यहां पर एक कार्बन कनेक्टेड है उसको हमने क्या बोल दिया अल्फा, और अल्फा कार्बन के ऊपर उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देख पा रहे हो आप यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 है। तो आपसे पूछेगी ये जो एसिटेल्डिहाइड है, या जिसको आईयूपीएससी पूछे अगर एसिटेल्डिहाइड का, तो आईयूपीएससी नाम है इसका एथेनेल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका आईयूपीएससी नाम है एथेनेल। तो क्या ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा, तो देगा भाई। ठीक है, अगर मान लो 1 कार्बन का एल्डिहाइड लिखे, तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड का मतलब है कि भाई जो कार्बोनिल का कार्बन है ना 1 कार्बन तो वही हो जाता है, उसके अलावा कोई और कार्बन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और आईयूपीएससी पूछे तो आप लिखेंगे मैथेनेल। अब आप चेक करो कि क्या कार्बोनिल का जो कार्बन है जिसको हम 0 कार्बन बोलते हैं उससे कनेक्टेड कोई दूसरा कार्बन नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा है। तो अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्या मैथेनेल एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा, तो आप आंसर देंगे नहीं। अगर ये कह दे कि भाई जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड आ गया, मान लो कोई ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, पाई 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 एरोमेटिक रिंग और CHO आ जाए, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं एल्डिहाइड को, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है इतना, ये CHO है, इसको मैं कंबाइंड करके संयुक्त रूप से ऐसे भी लिख सकता हूं। तो क्रियात्मक समूह का कार्बन है, इसको 0 बोला, 0 से कनेक्टेड कार्बन क्या हो जाएगा भाई अल्फा। क्या इस कार्बन पे आपको कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 4 संयोजकता है उसकी। तो आपका जो बेंजेल्डिहाइड है वो भी नाभिक से नहीं सॉरी एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। तो भाई ये सवाल ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये अगर आए तो आप इनको गलत नहीं करके आए बिल्कुल भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एल्डोल में द हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर एल्डिहाइड की, और वो है कैनिजारो रिएक्शन। आपसे अगर क्वेश्चन ये कर ले कि भाई कौन सा एल्डिहाइड है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, तो भाई यहाँ ये ध्यान रखना है कि कैनिजारो अभिक्रिया केवल वही एल्डिहाइड शो करेंगे जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो आप देख लो भाई यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, हमने अभी बात की थी, ये बेंजेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको क्लोरेल बोलते हैं, क्लोरेल। ठीक है, अगर ये नहीं बनाना आता आपको तो देख लो कैसे बनाते हैं। यहां पर आपके पास में क्या है, यहां पर आपके पास में एक तो CHO है, यहां बना देता हूं मैं C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या लगा हुआ है H, ये CHO है, CHO से एक कार्बन कनेक्टेड है, और उस कार्बन पे कितने Cl लगे हुए हैं भाई, उस कार्बन पे Cl लगे हुए हैं 3। तो आपको चेक कैसे करना है, चेक करने का तरीका यह है कि आपका जो क्रियात्मक समूह का कार्बन उसको हम 0 बोलते हैं, 0 से कनेक्टेड कार्बन क्या होता है अल्फा, अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो अभिक्रिया दे देगा। नहीं देने वाला पूछा है कि कौन नहीं देगा, तो नहीं देने वाला कौन हो जाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो नहीं देगा। कौन है भाई, ये एसिटेल्डिहाइड है, जिसको क्या बोलते हैं एथेनेल बोलते हैं यूपीएससी में। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर संकरण क्या होता है, बहुत ही आसान सवाल है, आया हुआ भी है राजस्थान बोर्ड में भाई। तो कार्बोनिल समूह जो है ना वो ये होता है, देखो
अभी मैंने बनाया भी था स्टार्टिंग में, ये कार्बोनिल होता है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है। तो आप देख लो भाई, कार्बोनिल का जो कार्बन है उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, कोई लोन पेयर तो है नहीं कार्बन पे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो संकरण क्या हो जाएगा भाई, sp2। बहुत ही आसान सवाल। टोलेन अभिक्रिया में होता है, तो भाई टोलेन अभिकर्मक लिखता तो ज्यादा बेहतर होता है, टोलेन अभिकर्मक के अंदर आपका Ag+ आयन उपस्थित होता है। ठीक है, याद कर लेना भाई। और सिल्वर मिरर बनता है, रजत दर्पण बनता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। ये आपसे एक अभिक्रिया लिख दी और पूछ लिया कि भाई इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, तो भाई इस अभिक्रिया का उत्पाद बेंजल्डिहाइड होता है, इसको गाटरमान कोख अभिक्रिया बोलते हैं। ये भी पूछ सकता था कि ये अभिक्रिया जो है इसका नाम क्या है, तो ये गाटरमान कोख अभिक्रिया है। फिर रोजेनमुंड अपचयन में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन है, तो रोजेनमुंड अपचयन जो है उसमें पीडी और BeSO4 काम में आता है। अच्छा सवाल है ये भी, रोजेनमुंड से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में एक यौगिक लिख के दिया आपको और उसका IUPAC नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई, अगर आपके पास में एक से ज्यादा एल्डिहाइड आपको नजर आ रहे हैं क्रियात्मक समूह, तो वहां पर हम एल्डिहाइड को जो है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 1 2 और 3, ठीक है। वैसे अगर एक ही एल्डिहाइड होता तो मैं उसके कार्बन को, आपकी जो चेन होती कार्बन कार्बन चेन, उसमें नंबरिंग में इंक्लूड कर लेता, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है तो हम क्या कर देंगे, उसको अवॉइड कर देंगे। उसके अलावा जो भी कार्बन आपको नजर आ रहे हैं उनको आप कंटिन्यूटी के अंदर नंबरिंग कर दें। अब देखो क्या होगा, जब एल्डिहाइड जो है वो आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता तो उसको कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास में देखो नंबरिंग चाहे आप 1 2 3 ऐसे कर देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर पे ही रहते हैं आपके जो भी CHO हैं। तो यहां पर देखो आपके पास में एक तो कार्बन 1 पे CHO, एक 2 पे है और एक कितने पे है, 3 पे है। तो नाम कार्बन की संख्या, कार्बन की जो श्रृंखला है वो 3 कार्बन की है और तीनों आपस में सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। जॉन्स अभिकर्मक क्या है, तो भाई जॉन्स अभिकर्मक CrO3H2SO4 है, ये ऑक्सीकरण का काम करता है, करेंगे बात इसकी भी आगे। रोजेनमुंड अपचयन में कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है, तो भाई रोजेनमुंड अपचयन में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए फॉर्मेलिन लेना पड़ेगा जो कमरे के ताप पर स्थायी नहीं होता है। आगे आ जाएगा ये भी। बेंजेल्डिहाइड तथा एसीटोफिनोल की क्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, तो भाई ये क्रॉस एल्डोल होती है, करेंगे हम बात। एल्डोल को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, 2 प्रकार की होती है मुख्यतः, वैसे तो 3 की होती है, बट बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 2 ही टाइप आप पढ़ेंगे भाई। एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी, सरल एल्डोल हो जाएगी और एक क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, एक इंट्रामोलिकुलर और होती है, तो वो आप स्किप कर सकते हैं बोर्ड लेवल पे। ठीक है, तो इसकी बात हम एल्डोल की डिटेल में करेंगे तो वहां कवर हो जाएगा। प्रोपाइन के जलयोजन से प्राप्त यौगिक क्या होता है, तो देखो ये समझा देता हूं मैं आपको। प्रोपाइन की जो कहानी है वो समझे भाई। लो जी, देखो प्रोपाइन क्या होती है भाई, प्रोपाइन होती है अपने पास में CH3, इसके साथ में C ट्रिपल बॉन्ड के साथ में CH। ठीक है, इसका हमें जलयोजन करवाना है। जलयोजन करवाओगे तो देखो क्या होगा भाई, यहां पर एक तो आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं H2O को, नहीं भी लिखें तो दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्टली लिखा हुआ नहीं मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है वो सुनो, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा Hg2+, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको HgSO4, और ये एक्वस में रहता है भाई। तो ये वाटर जो आपका है ना, एक्वस पानी जो है, इसका योगन जलयोजन करवाना है, तो मैं एक तो इसका सीधा उत्पाद लिख देता हूं। एल्काइन जो है यहां पर जो हमने लिया 3 कार्बन की, जिसका नाम प्रोपाइन है, इसके जलयोजन से एसीटोन बनेगा। अब ये बनता कैसे वो समझ लो भाई, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो बिल्कुल आसान है मैकेनिज्म। इसकी जो क्रिया विधि है वो किस तरीके से होगी, देखो हमारे पास में है CH3, इसके साथ में C ट्रिपल बॉन्ड के साथ में क्या लगा हुआ है, CH। आपके पास में एक H2O है, तो H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां आंशिक धनावेश है और यहां आंशिक ऋणावेश है। ट्रिपल बॉन्ड का अटैक करवा दो इस H+ पे। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड का जब आप अटैक करवाएंगे ना, तो देखो यहाँ मार्कोनिकोव के नियम की पालना करवा देंगे हम। और मार्कोनिकोव ये कहता है कि जब भी भाई आपके पास असम्मित एल्कीन हो या असम्मित एल्काइन हो, तो उस पे जब आप ध्रुवीय अभिकर्मक का योग करवाते हो तो ऋणात्मक जो भाग है वो उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम है। तो OH तो आ जाएगा बीच वाले कार्बन पे और ये हाइड्रोजन आ जाएगा टर्मिनल पे। ऐसा जब हम करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, CH3 कार्बन, इसके ऊपर मैं किसको जोड़ दूंगा, OH को, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा भाई, CH2। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दो आप, तो यहां शिफ्ट करते यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, H+, और डबल बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, कार्बन के ऊपर। ये जो आपको नजर आ रहा है प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है भाई टोटोमेरिज्म, चलाव्यवता। चलाव्यवता का साइन ये होता है।
अनुनाद का होता है पूरा एरो डबल साइडेड, है ना, यहाँ हाफ साइडेड एरो होता है। तो देखो यहाँ CH3 लिखूंगा मैं ऐसे कैसे, ये कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से यहाँ क्या बन जाएगा भाई, डबल बॉन्ड, और इसके साथ में आगे ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में इस कार्बन के नेगेटिव पे जाएगा, और ये क्या बना देगा, CH3। ठीक है भाई, तो ये है प्रोपाइन का जलयोजन। बढ़ते हैं आगे और आंसर पे पहुंचते हैं भाई। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। एल्डिहाइड एवं प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से बना उत्पाद क्या है, तो भाई एल्डिहाइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से जो उत्पाद बनता है उसको सिर्फ क्षार बोलते हैं, आगे बात कर लेंगे इसकी। उसके बाद में एसीटोन और मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से प्राप्त क्या होगा उत्पाद, वो देख लें भाई। सिर्फ क्षार में आगे बता दूंगा, आगे आ भी जाएगा, रिपीट होगा ये। तो यहां पर सबसे पहली बात यह है कि भाई ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी भाई। तो एसीटोन है और मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। तो आपके पास में एसीटोन है एक, तो ये रहा एसीटोन, और इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, आई थिंक देख लेता हूं एक बार। यस, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को देखो हम कैसे लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, CH3 MgBr, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अभी क्या समझाया था, कार्बोनिल यौगिक है, या देखो कार्बोनिल यौगिक में जो कार्बोनिल का कार्बन होता है उस पे आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश। यहाँ जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है ना, इसमें कार्बन और धातु के बीच में बंधा है, और कार्बन एक अधातु है, तो इसलिए इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश दिखा दो और धातु पे आंशिक धनावेश। ये CH3 माइनस नाभिक स्नेही की तरह आक्रमण करेगा किसके ऊपर, कार्बोनिल के कार्बन पे, तो डबल बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन पे। ये योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 कार्बन, ये CH3 आपने ला करके यहां जोड़ देना है, बस जुड़ गया। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा तो नेगेटिव आएगा, और एक CH3 यहां पर पहले से लगा हुआ था, यहां से बचा हुआ धनावेशित भाग जो है उसको यहां लाके जोड़ दो, ये क्या है, MgBr, चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब इसका जल अपघटन करवा दो, तो ऐसे लिख सकते हो आप H3O पॉजिटिव, ये आपको H+ दे देगा, कहां जोड़ने के लिए, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव पे जोड़ने के लिए। तो क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, यहां क्या है CH3, यहां भी किसको लगा देगा तू, CH3 को, और यहां किसको जोड़ देगा भाई, OH को। तो भाई ये अपने पास में बन चुका है क्या, ये अपने पास में बन चुका है अल्कोहल। कितने डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। IUPAC पूछे तो कल बता के गया था, 2 मेथिल प्रोपेन 2 होल। ठीक है जी, चलते हैं आगे और अगला जो सवाल है हमारा उसकी बात करते हैं। इनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो भाई चीजें आसान लगने लग जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ देखो, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बोलते हैं। IUPAC नहीं लिखा उसने आपको जनरल नेम जो है वो लिख करके दे दिया है, सामान्य नाम। ये देखें भाई, अभी मैंने पिछले लेक्चर में जब आपको मैं पढ़ा रहा था, हमारा जो चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें ही बात की थी मैंने इस अभिक्रिया की, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये जो कहानी है ना भाई, ये पूछ रहा है कि भाई ये आपके पास में एक सॉल्ट है, लवण है, देखो धनावेश और ऋणावेश दोनों आ रखे हैं यहाँ पर, और ये सोडियम एसीटेट बोला जाता है, अगर नाम भी आपको जानना है तो इसको सोडियम एसीटेट कहा जाता है। इस लवण के साथ में एरो पे उसने NaOH+ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और वो ये पूछ रहा है कि भाई आगे जो उत्पाद बन रहा है ना वो एक कार्बन कम का एल्केन बन रहा है। यहां कितने कार्बन थे, 2, लेकिन जो एल्केन बना वो कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का। तो यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है भाई, ये NaOH के साथ में CaO लिया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और NaOH प्लस CaO का जो मिश्रण होता है उसको सोडा लाइम बोलते हैं, और सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण करता है, मतलब CO2 को हटा देता है, तो एक कार्बन का लॉस हो जाएगा, एक कार्बन का एल्केन बनता है। वी कार्बोक्सिलीकरण का उत्पाद है एल्केन, और यहां लिया किसको जाता है NaOH के साथ, CaO को। बढ़ते हैं आगे। अगला जो सवाल है भाई हमारा वो है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद क्या है। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेई में भी आया हुआ है, इसको आप याद ही कर लेना। ये इटार्ड अभिक्रिया है, और ये जो इटार्ड अभिक्रिया है इसमें ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम का संकुल बनता है, फिर जल अपघटन करा देते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, इस संकुल को याद कर लेना, कोई इसकी मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे हम लोग। इटार्ड अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो कैसे होगा, CrO2 Cl2 CH2 के उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो बीच में ये बन जाएगा X की जगह, और फिर आप जल अपघटन कराओगे तो मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें। यहां पर उसने देखो, मैंने पीछे बोला भी था आपको रिएक्शन लिख करके दे देगा और कह देगा बताओ मिलान करो भाई, कौन सी अभिक्रिया कौन सी है। तो देखो ये जो अभिक्रिया ये अभी हमने डिस्कस भी की थी कुछ देर पहले, इसको क्या बोलते हैं भाई, A को सेकंड से मिला दो, गाटरमान कोक अभिक्रिया है, तो A को सेकंड से मिलाएंगे ना,
तो ये गड़बड़ कैसे होगी, अच्छा यहाँ पर इसका आंसर, ओके। तो ए को सेकंड से मिला दो, ए सेकंड कहीं भी नहीं मिल रहा, देखो ए की जगह मिल रहा है, तो द ऑप्शन हो जाएगा वैसे तो, पर सारी रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं सबको। यहां पर जो रिएक्शन है ना, RCOCH3 है, NaOX है, ये जो रिएक्शन है ना भाई, ये है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको बी को किससे मिला देंगे, थर्ड से। ये जो रिएक्शन है एल्कोहल प्लस अम्ल, इसको बोलते हैं एस्टरीकरण, एस्टर बनता है अल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया से, इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो आगे लिखा होगा कहीं ना कहीं ये लो जी, ये लिखा हुआ है एस्टरीकरण। उसके बाद में जो ये रिएक्शन एक बच गई अपनी, यहां लिखी हुई है, ये एक अम्ल है, एरो के ऊपर X2 लिखा हुआ है, X2 का मतलब है आपको Cl2 भी दिया हुआ हो सकता है, Br2 भी दिया हुआ हो सकता है, साथ में उसने रेड फॉस्फोरस दे रखा है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ना, इसको बोलते हैं हेल होलार्ड जेलिंस्की, ये लो जी भाई, हेल होलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। तो कर लोगे मिलान भाई, ठीक है। ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा भाई, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती हैं, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है खैर, बट गाटरमान कोक और आपकी हेल होलार्ड जेलिंस्की ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार पूछी जाती हैं। एस्टीकरण के बारे में मैं पिछले लेक्चर में बताया भी था भाई। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो देखो यहाँ पर उसने कुछ टर्म्स लिख करके दिए हैं, ये जो उत्पाद बनते हैं ना अभिक्रियाओं में, उनके नाम लिख दिए हैं। और यहाँ ये पूछ रहा है कि कार्बोनिल यौगिक की किसके साथ अभिक्रिया करवाएं हम, भाई इनमें से किसकी अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक से हो ताकि ये इधर वाले उत्पाद बने, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है। यहां पर हम लोग देखो बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक की, तो कार्बोनिल यौगिक में अपने को पता होना चाहिए भाई, CO होता है ना, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। अगर इसकी अभिक्रिया यहां से शुरू करता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, HCN। अगर इस HCN की, ये आपको J1 में भी पढ़ने को मिलेगा, HCN से करवा दें, तो देखो HCN में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, CN पे पार्शियल नेगेटिव, इस CN माइनस का आक्रमण यहां करवाते हैं। तो ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर दो तो फ्री वैलेंसी है, एक क्या जोड़ देंगे, CN, नाभिक से नहीं आक्रमण हो रहा है ये, यहां किसको जोड़ दूंगा मैं, यहां मैं जोड़ दूंगा CN को। और ये जब डबल बॉन्ड अटैक होगा ना, तो भाई ये डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और उस नेगेटिव पे H+ जोड़ करके मैं क्या बना दूंगा, OH। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो आप क्या करेंगे भाई, HCN को मिला देंगे साइनोहाइड्रीन से। तो फोर्थ जो है उसको मिलाना है A से, मतलब A जो है ना उसके नीचे 4 आना चाहिए, A के नीचे 4 A की जगह आ रहा है बस यहाँ पे। फिर भी हम बाकी भी चेक करेंगे। फिर उसने देखो इसमें और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये वाली है, नंबर 2 पे जो इंपॉर्टेंस के हिसाब से चल रहा हूं मैं, NH2OH है। तो NH2OH को कैसे करवाएंगे, देखो यहां बता देता हूं NH2OH को, फिर से यहीं देख लो। यहाँ ये रिएक्शन जो होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती है, आपके पास में कार्बोनिल यौगिक है, तो यहां पर मैं क्या लूंगा, C डबल बॉन्ड O, NH2OH में अपने पास में H2N, और इसके साथ में क्या लगा हुआ है, OH। यहां हमें क्या करना होता है, बस यहां पर हमें केवल H2O बाहर निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, कार्बन, यहां डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन और OH। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्जिम, ठीक है। अगर मान लो मैंने कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि अभी तो मैंने कार्बोनिल समूह लिखा है केवल, ना मैंने इसको एल्डिहाइड बनाया है ना मैंने इसको कीटोन बनाया। अगर मैं एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया करवाता हूं, ये NH2OH का नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर कार्बोनिल यौगिक में मैंने एल्डिहाइड लिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करवाई, तो जो ऑक्जिम बनेगा उसका नाम होगा एल्डोक्सिम। एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्जिम एल्डोक्सिम, और कीटोन से बना हुआ ऑक्जिम होता है कीटोक्सिम, ठीक है भाई। तो इसको मैच कर दीजिए। अब आप अपने पास में ऑक्जिम है, ऑक्जिम को आप किससे मैच करेंगे, NH2OH से। तो भाई आपका जो D है ना, D उसके नीचे आपको फर्स्ट मिलेगा। तो वैसे तो आंसर पे हम पहले पहुंच गए थे। एल्कोहल से जब अभिक्रिया होती है तो एसीटेल बनता है, ठीक है। एल्कोहल की अभिक्रिया जब होती है ना किससे, कार्बोनिल यौगिक से, तो एसीटेल बनता है। और अगर भाई बच गया कौन भाई, ये आपका 1 डिग्री एमीन बन गया। 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जो होती है ना कार्बोनिल यौगिक से, तो सिर्फ क्षार बनता है, ठीक है। तो ये कहानी है भाई, इनको देख लीजिएगा, आपको ये आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन में मिल जाएगी, मैंने थोड़ा सा समझा भी दिया है कैसे अभिक्रिया होती है। अब बढ़ते हैं आगे। ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन CO2 से करवा रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवा रहा है, वाई क्या बनेगा, और फिर उसका जल अपघटन करवाओ। तो भाई आपसे वाई पूछ रहा है, लो जी अभी बता देते हैं वाई क्या बनेगा। देखो RMgX है आपके पास में, तो यहां मैंने किसको लिख दिया, RMgX। इसके साथ रिएक्शन CO2 की है, तो CO2 को आप ऐसे लिख लो, ये CO2 है। CO2 में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव,
दिखा दिया मैंने समझाने के लिए। आर का मैंने बताया था आपको माइनस आता है, एमजी पे क्या आता है प्लस। इस आर माइनस का अटैक करवाओ तो डबल बॉन्ड किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आर, इस आर को ले जाके कार्बन पे जोड़ दो, ये कार्बन, एक डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा सर, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, तो भाई नीचे लगा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पे चला गया तो इसलिए नेगेटिव आ गया, उस नेगेटिव पे ये पॉजिटिव ले जाके चिपका दो, पॉजिटिव ले जाके चिपकाएंगे तो एमजीएक्स जुड़ जाएगा भाई। देख लीजिए ऐसा कहां पर है भाई, ये रहा। अब इसको संक्षेप में लिख दिया बस, आर सी ओ ओ माइनस एम जी एक्स, इतना तो आप समझते ही होंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। उसके बाद में देखो ये याद करने का क्वेश्चन है, उसने आपसे एक आया कि भाई कौन सा यौगिक है जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसको तो याद ही कर लेना आप भाई। इसमें मिला रखा उसने, वेनिलीन जो है वो आपका वेनिला सेम से प्राप्त होता है, सेलिसिल एल्डिहाइड जो है वो आपका मैडो स्वीट से प्राप्त होता है, सीनेम एल्डिहाइड जो है वो दालचीनी से प्राप्त होता है। डाइबल एच का पूरा नाम क्या है भाई, तो डाइबल एच का पूरा नाम डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। स्ट्रक्चर अगर बनवा ले बाई चांस तो भाई एल्यूमिनियम होता है इसमें सेंट्रल एटम, इस समूह को बना लेना आप। तो आइसोब्यूटिल क्या होता है, आइसोब्यूटिल देखो मैं बना देता हूं, ये होता है आइसोब्यूटिल, CH3, इसके साथ में CH, CH3 और ये CH2। ठीक है, तो ये ऐसे समूह कितने लगाने हैं भाई, ये ऐसे समूह लगाने हैं आपको दो। किसके साथ लगाने हैं, एल्यूमिनियम के साथ लगाने हैं, तो चाहे यहां लाके चिपका दो अलग अलग दोनों को। और इस एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है आपको पता, तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो आइसोब्यूटिल समूह कितने हैं, आइसोब्यूटिल समूह 2 हैं, और एक एल्यूमिनियम है और एक उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया, नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत आसान है। अगला सवाल देखें भाई, पीसीसी का पूरा नाम लिखिए और ये किन का मिश्रण होता है, तो भाई पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, CrO3 होता है, पिरिडीन होता है और HCl होता है, इनका मिक्सचर होता है। इसको देख लीजिएगा, पीसीसी दुर्बल ऑक्सीकारक है जो भाई आपके एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फॉर्मेलिन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए, तो भाई फॉर्मेलिन जो है, फॉर्मेलिन जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। इसका उपयोग जो है वो बायोलॉजी के लैब में आपने देखा होगा, ऐसे प्रतिदर्श होते हैं ना, जो सैंपल्स होते हैं उनको परिरक्षित किया जाता है लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए। और इसका यूज बेकेलाइट के विरचन में भी करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। बेकेलाइट बहुलक होता है, वैसे तो बहुलक वाला चैप्टर हटा दिया गया सिलेबस से, बट ध्यान रख लेना। उसके बाद में सक्सीनिक, ग्लूटेरिक और एडीपिक अम्ल की संरचना, ये अम्ल वाले चैप्टर से आया है सवाल। सक्सीनिक अम्ल होता है 4 कार्बन का अम्ल, तो आप आराम से इसका IUPAC लिख सकते हैं। देखो, एक क्रियात्मक समूह के कार्बन को नंबर दिया जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 कार्बन है ये, और चारों आपस में देखो सिंगल बॉन्डेड हैं, और इन चारों में से किसी भी कार्बन पे प्रतिस्थापी भी नहीं है। तो आप 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूटेन, कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 4 पे क्या लगे हुए हैं, अम्ल का क्रियात्मक समूह, तो 1,4 डाइओइक अम्ल। ग्लूटेरिक में कितने कार्बन, 5, तो वही तरीका भाई, पेंटेन डाइओइक अम्ल लिख दो। उसके बाद में एडीपी अम्ल है 6 कार्बन का अम्ल, इसको क्या लिखेंगे, हेक्सेन डाइओइक अम्ल। फिर सुमेलित करना है भाई, वो पूछ रहा आपसे कि हेक्सेन डाइओइक अम्ल जो है वो क्या कहाँ यूज होएगा, बेंजोइक अम्ल का जो एस्टर है वो कहाँ काम में आएगा, तो वैसे सामने लिखा हुआ है ना वही सही है यहाँ पर। हेक्सेन डाइओइक अम्ल 9-ol-6,6 के निर्माण में, ये भी एक बहुलक है। बेंजोइक अम्ल के एस्टर जो हैं वो कहाँ यूज होते हैं, तो एस्टर जो है ना उसमें स्मेल आती है, अच्छी सुगंध आती है, तो सुगंधित द्रव्यों में सोडियम बेंजोएट, जो आपके जो भी पैकिंग वाली चीजें होती है ना, खाद्य पदार्थ जो पैकिंग में रहते हैं काफी टाइम तक, उनको लंबे टाइम तक परिरक्षित करने के लिए काम में आता है। उच्चतर वसी अम्ल, साबुन जो होते हैं ना आपके, साबुन और अपमार्जक, उनके उत्पादन में। उसके बाद में निम्न अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य का क्रम लिखो, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, और यहाँ कुछ और भी दे रखा है शायद, हाँ फॉर्मिक अम्ल भी दे रखा है। तो इनकी अम्लीयता का क्रम पूछा है, तो देखो थोड़ा समझ लो भाई, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी इसकी, और अभी फिर से बात कर लेते हैं। देखो अम्ल का जो आपकी जो अम्लीयता ना उसकी कहानी सुनो भाई। एक तो आपके पास में फॉर्मिक अम्ल है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है 1 कार्बन का अम्ल, ठीक है। एक आपके पास में एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं भाई, 2 कार्बन होते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। एक आपके पास में प्रोपियोनिक अम्ल है, और अगर आप IUPAC लिखें तो प्रोपेनोइक लिखेंगे। प्रोपेनोइक और प्रोपियोनिक दोनों में अंतर है ना, ये है भाई। अब देखो मैंने कल बोला था आपको पिछले लेक्चर में कि जब भी आप किसी कार्बनिक यौगिक की अम्लीयता की बात करते हैं ना, तो आप ये देख लो कि कौन से कार्बनिक यौगिक का संयुग्मी क्षार जो है ना वो ज्यादा स्थायी है। तो आप पहले इनका आयनन करवाओ, आयनन करवाओगे तो H+ को हटा के लिख दो, क्या बनेगा,
H प्लस को हटा के जब मैं लिखूंगा तो देखो भाई क्या हो जाएगा, इसको मैं एक बार हटाता हूँ, क्लियर करता हूँ। H प्लस को हटा के लिखने पे ऐसा दिखेगा, HC डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, और यहाँ H प्लस। इसका आयनन करवाओगे तो कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, H प्लस निकल जाएगा वहां पर भी। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2, इसके साथ में किसको लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। अब सुनिए भाई ध्यान से, अम्लीयता चेक करने का तरीका ये कि जो ये संयुग्मी क्षार है ना, इनका स्थायित्व आप चेक कर ले। मैंने ये बोला था कि संयुग्मी क्षार वही ज्यादा स्थायी होता है जो अपने ऊपर आवेश कम रखे। आवेश जो है ना वो दुश्मन है भाई, स्थायित्व का दुश्मन है। ये स्थायी होना चाहिए, आवेश जो है वो स्थायित्व को घटाता है। तो जो अपने ऊपर से या तो आवेश को कम कर ले और या फिर अनुनाद के द्वारा आवेश का विस्थानीकरण करवा दे। विस्थानीकरण का मतलब होता है आवेश की स्थिति बदल जाना, तो वो तो अनुनाद से ही संभव है। अब देखो यहां पर अपने को पता है कि जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है ना, उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको चेक करो आप, उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन का जो प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ये सिग्मा बॉन्ड से और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, शून्य प्रभाव होता है। और यहां पर जो कार्बन है उसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ है, CH3 लगाता है प्लस आई प्रभाव। प्लस आई का मतलब है सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज में या ऋणावेश में वृद्धि होगी। और ये जो प्रोपियोनिक अम्ल का जो आपका संयुग्मी क्षार है, इसमें देखो भाई जो कार्बन था आपका क्रियात्मक समूह का, उसके ऊपर एल्किल समूह लगा है और 2 कार्बन का लगा हुआ है। और जितने ज्यादा कार्बन होते हैं ना भाई एल्किल समूह में, उसका प्लस आई प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पर आपका सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और इधर भी ट्रांसफर होगा, तो ये ऋणावेश जो है ना ये और ज्यादा बढ़ेगा। यहां पर ऋणावेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो अब आप देख लो आवेश सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहा है, आवेश सबसे ज्यादा बढ़ रहा है यहां पर 3 कार्बन के अम्ल में। और आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा, स्थायित्व घटेगा तो अम्लीयता भी घटेगी। तो सबसे कम अम्लीय तो कौन हो गया, 3 कार्बन का अम्ल। उससे ज्यादा अम्लीय 2 कार्बन का अम्ल, और सबसे ज्यादा अम्लीय 1 कार्बन का अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई क्वेश्चन पे जब हम जा रहे हैं तो देखें वहां पर कैसे ऑर्डर को बनाएंगे, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये। लो जी, सबसे ज्यादा 1 कार्बन का, उससे कम 2 कार्बन का, सबसे कम 3 कार्बन का। उसके बाद में निम्न में से कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं, लाल चींटी से। लाल चींटी से भाई फॉर्मिक अम्ल मिलता है, सिरके से एसिटिक मिलता है, विकृतिगत गंधक मतलब जो आपका खराब मक्खन होता है ना उससे ब्यूटेरिक अम्ल मिलता है, और आंवले में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। सोडा लाइम जिसकी बात हमने 2 बार कर ली है भाई, NaOH और CO का 3:1 अनुपात का मिश्रण होता है भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। निम्न का IUPAC नाम लिखो, 1 और 2, 2 कार्बन है। ठीक है, तो क्या ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं वैसे, तो इसको IUPAC लिखेंगे तो एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल, ये लिखा हुआ। उसके बाद में यहां पर जब आप नाम लिखेंगे तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, एक प्रतिस्थापी है कार्बन संख्या 2 पे, तो क्या लिख देंगे 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, चलते हैं आगे। फैलिंग विलियन तथा टोलेन अभिकर्मक क्या है, तो फैलिंग विलियन 2 होते हैं, एक फैलिंग विलियन ए, एक फैलिंग विलियन 2। फैलिंग विलियन ए होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन, और फैलिंग विलियन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल लवण भी बोलते हैं। टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है। फिर निम्न अभिक्रिया समझाइए, एक तो रोजेनमुंड है, एक स्टीफन है, और एक इटार्ड है। तो देखो रोजेनमुंड समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है रोजेनमुंड। रोजेनमुंड में आपके पास में क्या होगा, रोजेनमुंड में आपके पास में ये हमने ले लिया भाई, एरोमेटिक अम्ल हैलाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको लिया हमने, एरो पे आपको H2 मिलेगा, एक अपचयन है ये, और PDBSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। आपको सिंपल सा एक ही काम करना होता है, बस इस बॉन्ड को हटाओ, एक हाइड्रोजन कार्बन की तरफ और एक हाइड्रोजन Cl की तरफ। तो C, ये रिंग तो एज इट इज रहेगी, C डबल बॉन्ड O और H, मतलब CHO आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एसिटिल क्लोराइड लेंगे ना तो ये हो जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, सेम वही प्रोसेस होगा। क्या लिख दोगे आप एरो के ऊपर, H2 PD और BaSO4। ठीक है, तो इसको ब्रेक करोगे आप तो भाई यहाँ पे H और यहाँ पर H, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। इसमें एक बात ध्यान रखना भाई, आपको सवाल में यह भी पूछ सकता है कि क्या रोजेनमुंड अपचयन से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण संभव है क्या, तो आप आंसर करेंगे नहीं। कारण ये होता है कि भाई अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है ना तो आपको फॉर्मेलिन लेना पड़ेगा। जैसे मुझे एसिटाल्डिहाइड बनाना था तो मैंने एसिटिल क्लोराइड लिया, मुझे जब बेंजल्डिहाइड बनाना था तो मैंने बेंजोइल क्लोराइड लिया। तो अगर मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना है तो मुझे लेना पड़ेगा फॉर्माइल क्लोराइड, 1 कार्बन का अम्ल क्लोराइड।
इसका जब मैं क्या करवाऊंगा, इसका जब मैं रोजेनवुड अपचेन करवाऊंगा ना, तब मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा ये बेंजल्डिहाइड। लेकिन ये फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे स्थायी नहीं होता है, और अगर रूम टेम्परेचर पे स्थायी नहीं होगा तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके बाद चलते हैं आगे भाई, स्टीफन अभिक्रिया आपके पास में है। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है समझें। स्टीफन अभिक्रिया में आपके पास नाइट्राइल होता है स्टेनस क्लोराइड के साथ में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है, ये लिखा हुआ। ये एल्किल साइनाइड है। इसका आप क्या कर देंगे भाई, पहले तो रिडक्शन कर, रिडक्शन में क्या करोगे, देखो इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को। ठीक है, इसको इमीन बोलते हैं, अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, इसको इमीन बोलते हैं। इस इमीन का आपको जल अपघटन करवा देना है बस। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर जो आपका नाइट्रोजन है ना वो डबल बॉन्डेड है, तो एमीन नहीं बोल के इमीन बोला जाएगा। फिर आप इसका जल अपघटन करेंगे ना, तो इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और इधर आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर आपके दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है भाई, और ये आपकी इटार्ड अभिक्रिया, इसको मैं पहले बता चुका हूं, पीछे आपको बोला था, इसको याद कर लेना भाई, जहां पर बीच वाला आपका क्रोमियम संकुल है ना वो हटाया हुआ था, और पूछ रहा था भाई क्या बनेगा X। उसके बाद में अभिक्रियाएं हैं, ग्रिन्यार अभिकर्मक की शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया, और आपकी हेल होलार्ड जेलिंस की अभिक्रिया। तो देखो ये जो रिएक्शन है इनको मैं अभी यहाँ छोड़ता हूँ, गैब्रियल थैलेमाइड भी आ रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है, कार्बोनिल समूह, ये कुछ बातें रह गई हैं, इनको मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा, क्योंकि अदरवाइज लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक लेक्चर हम और ले लेंगे इसमें, क्योंकि चैप्टर डिजर्व भी करता है एक लेक्चर और लेना। चैप्टर आपका बड़ा भी है, ज़्यादा मार्क्स का भी है ना। और कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि भाई जितना मैक्सिमम हो सके मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँ, और मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बस आप इतना कर दीजिए कि लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको आप ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान बोर्ड का उनके साथ शेयर कीजिए। और इंग्लिश मीडियम की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से ऐसा कंटेंट मिल जाए इंग्लिश मीडियम का जिसको मैं डिलीवर कर पाऊँ। और अदरवाइज ऐसा असाइनमेंट अगर आता है शेखावाटी मिशन 100 का, तो वो भी शायद सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों में आ जाएगा, अगर नहीं भी आता है तो मैं बहुत जल्दी जो है ना वो इंग्लिश मीडियम का लेक्चर भी अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।